कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपैरिजन के लिए, और उसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जिसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी। बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बताता हूँ। देखो, इन कंपाउंड्स के लिए अगर हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना है तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए दो फैक्टर्स हैं। वन ऑफ द फैक्टर इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, जो हमें पहले देखना होता है। अब देखो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की अगर बात की जाए तो इन थ्री कंपाउंड्स में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो इक्वल है। तो सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड फैक्टर इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और इन थ्री एल्कीन्स का अगर आप स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते हैं तो स्टेबिलिटी कंपैरिजन के लिए भी आप याद करें, दो फैक्टर्स हमारे पास होते हैं। एक तो पहले हम बात करते हैं रेजोनेंस, और सेकंड हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो, इन कंपाउंड्स में रेजोनेंस तो एब्सेंट है, तो अब इनका स्टेबिलिटी कंपैरिजन जो होगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर होगा। चलो इनका स्टेबिलिटी कंपैरिजन किया जाए। तो आप ध्यान देना, स्टेबिलिटी कंपैरिजन में अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो इन दिस एल्कीन द कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू आइडेंटिफाइंग यूनिट। आइडेंटिफाइंग यूनिट क्या होती है एल्कीन में? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये आइडेंटिटी है, और ये आइडेंटिटी जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं, ये 4 कार्बन अल्फा हैं, और इन पर अगर आप टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करें तो 3 + 3 + 2 + 2 10 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं दिस एल्कीन इज हैविंग 10 अल्फा हाइड्रोजन्स। इस केस में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात की जाए तो यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है 10 अल्फा हाइड्रोजन। इन दिस केस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, सो दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, दिस कार्बन इज आल्सो अल्फा कार्बन, एंड दिस कार्बन इज आल्सो अल्फा कार्बन। और यहां पर अगर आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1 6 अल्फा हाइड्रोजन। सो इन दिस केस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 6। और नेक्स्ट कंपाउंड में अगर बात की जाए तो यहां पर अल्फा कार्बन एक तो ये हो जाएगा और एक ये अल्फा कार्बन होगा। और यहां पर अगर आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो 2 + 1 3 अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन दिस एल्कीन। तो इस केस में अगर बात की जाए तो 10 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहां पर अगर हम बात करें तो 3 + 2 + 1 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर अगर बात की जाए तो 1 and 2 3 अल्फा हाइड्रोजन। And now, as we have discussed, more the number of alpha hydrogens in alkene, more will be the stability of alkene on the basis of hyperconjugation. तो अब देखो, इन थ्री एल्कीन्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन अगर आप करें तो यहां पर ऑर्डर आएगा 1 > 2 > 3। ये इन थ्री एल्कीन्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। और अब अगर बात की जाए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की, तो जैसा हमने डिस्कस किया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो इस केस में जो ऑर्डर होगा वो रिवर्स हो जाएगा। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ these three compounds will be 3 > 2 > 1. So 3 to 1 is the correct answer of comparison of heat of hydrogenation of these three alkenes. Clear हो गई बात ये? Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना है। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए पहले तो हमें क्या देखना होता है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ध्यान देना, जो मैंने आपको बताया था, ये मिस्टेक नहीं करें कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखने से पहले आप डायरेक्ट स्टेबिलिटी पर चले जाएं। नो, पहले आप पाई बॉन्ड काउंट करें। तो देखो, यहां पर अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात की जाए तो वो तो इक्वल है। तो अब हमें बात करना होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी में जैसा कि हमने डिस्कस किया, दो फैक्टर्स हैं, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। पहले चेक करते हैं रेजोनेंस। In this alkene, resonance is absent. यहां पर हम बात कर सकते हैं रेजोनेंस एब्सेंट है। तो इस केस में रेजोनेंस एब्सेंट। इन दिस एल्कीन अगेन रेजोनेंस इज एब्सेंट, बट इन दिस एल्कीन रेजोनेंस इज प्रेजेंट। अब ध्यान देना, यहां पर रेजोनेंस प्रेजेंट है पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, और इस एल्कीन में भी हम बात कर सकते हैं रेजोनेंस प्रेजेंट। तो अब आप ध्यान दें, स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो देखो, स्टेबिलिटी ऑर्डर में
स्टेबिलिटी ऑर्डर में अगर बात की जाए तो एक बात तो पक्का है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस 3 and 4 आर मोर स्टेबल देन 1 and 2. So 3 and 4 are more stable than 1 and 2. ये क्लियर? चलिए अब बात करते हैं, देखो 3 and 4 में अगर आप कंपैरिजन करते हैं, दोनों में रेजोनेंस है, क्या बता सकते हैं किस केस में रेजोनेंस ज्यादा है? देखो दोनों में रेजोनेंस तो इक्वल है, दोनों में 2 पाई बॉन्ड्स पे रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस अगर इक्वल है तो इसका मतलब इनका स्टेबिलिटी कंपैरिजन आप रेजोनेंस के बेसिस पर नहीं कर पाएंगे। तो अब क्वेश्चन है कि फिर कंपैरिजन के लिए नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा? तो नेक्स्ट फैक्टर होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके लिए मैं काउंट करना होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन बॉन्डेड है सैचुरेटेड कार्बन, वो यहाँ पर उसमें जो प्रेजेंट हाइड्रोजन होंगे वो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, और इन पर अगर आप हाइड्रोजन काउंट करेंगे जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो 3 + 2 + 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं अलोंग विद रेजोनेंस देयर आर 7 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। इस केस में हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर 7 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अवेलेबल है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो देखो दिस सैचुरेटेड कार्बन इज हैविंग 2 हाइड्रोजन्स व्हिच कैन पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन, और इस डबल बॉन्डेड कार्बन से ये जो सैचुरेटेड कार्बन बॉन्डेड है यहाँ पर प्रेजेंट भी हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो फिर तो 1 and 2 इस केस में अगर बात की जाए तो देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन इन दिस कंपाउंड। तो फिर तो आप देखो 3 and 4 में रेजोनेंस तो इक्वल है, तो फिर तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पर हम बात कर सकते हैं थर्ड इज मोर स्टेबल देन फोर्थ। तो 3 and 4 में अगर बात की जाए तो 3 इज मोर स्टेबल देन फोर्थ। और अब अगर बात की जाए 1 and 2 में, तो क्योंकि 1 and 2 में रेजोनेंस एब्सेंट है तो यहां पर भी अब कंपैरिजन का बेसिस क्या हो जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। और उसके लिए आप देखो इस केस में अगर बात की जाए तो 1 हाइड्रोजन ऑन दिस कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन्स ऑन दिस कार्बन, दिस कंपाउंड इज हैविंग 3 हाइड्रोजन्स फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इसमें 3 हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। और इस केस में अगर बात की जाए तो 2 2 एंड 3 टोटल यहां पर अगर हम बात करें तो 7 अल्फा हाइड्रोजन्स आर अवेलेबल फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो फिर तो आप देखो 1 and 2 में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ये इन अल्कीन्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर है, और ये अगर इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो आंसर क्या होगा? आंसर इसका रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो इस केस में अगर हम बात करें तो कंपैरिजन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर दीज कंपाउंड्स, तो इसके लिए हमारे पास ऑर्डर क्या होगा? 1 2 4 3, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है उसका रिवर्स हो जाएगा 1 2 4 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 4 कंपाउंड्स आपको गिवन है। ऐसा करते हैं इसकी नंबरिंग में कर देता हूं 1 2 3 एंड 4। और इन कंपाउंड्स का हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना है। और कंपैरिजन के लिए मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले कंपैरिजन के लिए आपको देखना होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। देखो दिस कंपाउंड इज हैविंग 3 पाई बॉन्ड्स, इट इज हैविंग 2 पाई बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स। तो फिर तो यहां पर आपको कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के बेसिस पर आप कह सकते हैं heat of hydrogenation will be maximum for first with more number of pi bonds as compared to other 3 compounds। तो आप देखो इन 4 compounds में अगर आप heat of hydrogenation की बात करेंगे, इन 4 compounds में अगर आप heat of hydrogenation की बात करेंगे तो ध्यान देना इसमें एक बात तो पक्का है कि heat of hydrogenation में फर्स्ट के लिए heat of hydrogenation सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा है। अब आप देखो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में क्योंकि पाई बॉन्ड इक्वल है तो अब कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा? स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी के लिए अगर मैं सेकंड थर्ड एंड फोर्थ को कंपेयर करता हूं तो पहले में क्या देखना है? रेजोनेंस। चलो देखो इस कंपाउंड में अगर बात की जाए तो रेजोनेंस यहां पर एब्सेंट है। इन दिस कंपाउंड रेजोनेंस इज एब्सेंट। इस
कंपाउंड में अगर बात की जाए तो यहां पर भी रेजोनेंस एब्सेंट है, बट इन दिस कंपाउंड pi pi bond are in conjugated system, so resonance is present in fourth. तो फिर तो एक बात तो पक्का है, देखो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में अगर मैं स्टेबिलिटी कंपैरिजन करता हूं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में अगर मैं स्टेबिलिटी कंपैरिजन करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, इस केस में हम बात कर सकते हैं फोर्थ विल बी मोर स्टेबल देन सेकंड एंड थर्ड, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस प्रेजेंट इन फोर्थ एंड एब्सेंट इन सेकंड एंड थर्ड. तो फोर्थ की स्टेबिलिटी यहां पर सेकंड और थर्ड से ज्यादा होगी. अब क्वेश्चन है सेकंड एंड थर्ड, तो आप ध्यान देना, देखो सेकंड एंड थर्ड में अगर आप कंपैरिजन करते हैं, सेकंड एंड थर्ड में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो रेजोनेंस तो दोनों में एब्सेंट है, तो अब कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन. जरा ध्यान देना, देखो यहां पर अगर मैं बात करूं द हाइड्रोजन्स व्हिच कैन पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ध्यान देना डबल बॉन्डेड कार्बन से जो सैचुरेटेड कार्बन बॉन्डेड होगा वहां पर प्रेजेंट हाइड्रोजन्स हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे. तो फिर तो आप देखो 3 हाइड्रोजन्स तो ये और 2 हाइड्रोजन्स ये, यहां पर हम बात कर सकते हैं 5 अल्फा हाइड्रोजन्स आर अवेलेबल फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन. तो इस केस में हम बात कर सकते हैं, देखो 5 हाइड्रोजन्स आर अवेलेबल फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन. ये बात क्लियर. और इस केस में अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा 2 + 2, यहां पर अगर हम बात करें तो 2 + 2 4 हाइड्रोजन्स आर अवेलेबल फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन. यहां पर 4 हाइड्रोजन्स अवेलेबल है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए. तो फिर तो एक बात तो पक्का है कि सेकंड विद मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन विल बी मोर स्टेबल देन थर्ड. तो 2 इज मोर स्टेबल देन थर्ड. क्या बात क्लियर हो रही है. तो 5 और 4 में सेकंड की स्टेबिलिटी थर्ड से ज्यादा है. और अब आप ध्यान देना, क्योंकि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल है, तो हमें इनका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे कंपेयर करना था, स्टेबिलिटी के बेसिस पर. और सेकंड, थर्ड, फोर्थ का अगर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स. मतलब थर्ड के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा सेकंड के कंपैरिजन में, और सेकंड के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा फोर्थ के कंपैरिजन में. क्या क्लियर. और फर्स्ट को तो ऑलरेडी हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में सबसे आगे रख चुके थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स. तो इन 4 कंपाउंड्स के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए जो ओवरऑल ऑर्डर होगा दैट विल बी 1 3 2 4. क्लियर बात ये. सो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर द गिवन कंपाउंड्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन ऑल इंडिया पीएमटी पे पूछा जा चुका है. तो ये हमने थर्ड एप्लीकेशन कंप्लीट की है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए. और अब बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर 4. यस, आप ध्यान देना, देखो फोर्थ एप्लीकेशन में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एच इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग पर अगर एक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका एच इफेक्ट रिंग को किस तरह से अफेक्ट करता है, ये मैं डिस्कस करना है. और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप याद करें बिल्कुल ऐसा ही एक पॉइंट हमने रेजोनेंस में भी डिस्कस किया था. याद करें एम इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग, जिसमें हमने डिस्कस किया था ग्रुप कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ इफेक्ट फॉर बेंजीन रिंग, इट मे बी +m और इट मे बी -m. और उसमें आप ये भी याद करें हमने डिस्कस किया था कि एम इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप अफेक्ट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस ऑफ बेंजीन रिंग व्हाइल मेटा पोजीशन रिमेंस अनअफेक्टेड. याद आ रहा है ऐसा कुछ. ग्रुप का जो एम इफेक्ट है वो रिंग के कौन सी पोजीशंस को अफेक्ट करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस को. मेटा पोजीशन अनअफेक्टेड रहती है. और ये भी याद करें हमने डिस्कस किया था कि +m इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा. आंसर है इंक्रीज करेगा, क्योंकि +m तो रिलीजिंग ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, व्हाइल -m ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस व्हाइल मेटा पोजीशन रिमेंस न्यूट्रल. याद आ रहा है ऐसा कुछ. और एक पॉइंट मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस में m इफेक्ट कहां पर ज्यादा होता है, ऑर्थो पर या पैरा पर. आंसर है दोनों पर इक्वल. तो m इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस को इक्वली अफेक्ट करता है. हाँ, i इफेक्ट में डिफरेंस आता है क्योंकि वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है. तो ये हम बात कर सकते हैं कि ग्रुप का i इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन जो कि नियरेस्ट है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा, और पैरा पोजीशन पर उसका इफेक्ट मिनिमम होगा. तो ऐसा कुछ हमने m इफेक्ट के लिए डिस्कस किया था रेजोनेंस में. अब जरा ध्यान देना, सब कुछ वैसे ही पॉइंट रहेंगे, केवल और केवल मैं यहाँ पर m इफेक्ट की जगह टर्म यूज करूंगा h इफेक्ट. बाकी सब कुछ वैसा एकदम सेम पॉइंट. क्योंकि याद करो कंसेप्ट के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में कंसेप्ट तो सेम है ना. दोनों में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का रीजन क्या है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग.
तो एकदम सेम पॉइंट रहेंगे जो मैंने आपको एम फैक्ट में पॉइंट्स बताए थे, बिल्कुल वही पॉइंट्स यहां भी रहेंगे, केवल और केवल एम फैक्ट की जगह एच इफेक्ट। देखो मैं आपको बताता हूं, दो कंपाउंड्स लेते हैं हम इसमें। एक तो मैं कंपाउंड ले रहा हूं उसमें टॉलिन, CH3 ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन रिंग, और सेकंड कंपाउंड में इसमें ले रहा हूं CCl3 ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन रिंग। एक में CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और एक में CCl3 ग्रुप प्रेजेंट है। और अब आप ध्यान देना, देखो इस केस में अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात की जाए तो ध्यान देना, दिस कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जैसे एल्कीन में, प्रोपीन में मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन बताया जो एप्लीकेशन नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था, याद करें। देखो एप्लीकेशन 3 में अगर आप याद करें तो ऐसा मैंने आपको बताया था, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, तो इस केस में हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। जरा ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो दिस इज कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड इट इज बॉन्डेड विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सो दिस कार्बन इज आल्सो बॉन्डेड विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो बिल्कुल वैसा ही कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहां भी बन रहा है, आप ध्यान दो। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम आप देखो, दिस कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लाइक इन दिस एल्कीन, तो यहां भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और इस केस में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इट विल बी टुवर्ड्स कार्बन, सिंस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इस केस में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरह से रहती है, ठीक ऐसा ही यहां भी होगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की डायरेक्शन होगी। क्या बात समझ में आ रही? इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग आपको मिलेगी, और इस शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूं, ध्यान देना, अगर मैं इसका नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूं तो कैसा आएगा स्ट्रक्चर, आप देखो। देखो इसके लिए अगर हम नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा, आप ध्यान देना। इन दो पाई बॉन्ड्स को तो एज इट इज हम शो करेंगे, और अब ये बॉन्ड इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हमने कंसीडर किया है। एक तरह से आप कह सकते हैं, देखो इस रिंग से जो कार्बन बॉन्डेड है वो अल्फा कार्बन है एंड द हाइड्रोजन अटैच्ड विद अल्फा कार्बन विल बी अल्फा हाइड्रोजन। तो इस अल्फा हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हमने कंसीडर किया है, तो इस बॉन्ड के शिफ्ट होने के साथ यहां पर तो आ जाएगा डबल बॉन्ड, इट इज बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, वन मोर हाइड्रोजन, और इस बॉन्ड की शिफ्ट होने के बाद में देयर विल बी नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, और ये पाई बॉन्ड फॉरवर्ड यहां शिफ्ट हुआ तो यहां पर आ जाएगा ये लोन पेयर। चार्जेस की अगर बात की जाए तो दिस कार्बन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, सो न्यूट्रल कार्बन ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन विल बी नेगेटिव, और इस बॉन्ड के शिफ्ट होने के साथ में हाइड्रोजन ने अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो हाइड्रोजन यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव। क्या समझ में आ रही है? और अब आप देखो फर्दर अगर आप देखेंगे तो दिस नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, तो फिर तो ये लोन पेयर यहां पर पाई में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। फिर ये नेगेटिव चार्ज आपको यहां मिलेगा, उसका फर्दर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन मिलेगा। इस तरह से आप इस टॉल्यूइन के लिए, इस कंपाउंड के लिए पॉसिबल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, और उन पॉसिबल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, जरा ध्यान देना, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। देखो इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जिन बॉन्ड्स का डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट है उन बॉन्ड्स को मैंने पार्शियल बनाया है। कैसे, आप देखो इन 3 पाई बॉन्ड्स का आपको डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ पर डीलोकलाइज हो रहा है, आगे फिर ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है, फिर आगे ये पाई बॉन्ड भी डीलोकलाइज होगा, तो इन पाई बॉन्ड्स को मैंने बनाया पार्शियल। और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट है हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो ये बॉन्ड भी पार्शियल। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि मैंने इन दोनों बॉन्ड्स को भी यहां पर पार्शियल बनाया है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट है इस बेसिस पर कि ये हाइड्रोजन अल्फा है,
तो ध्यान देना, दिस हाइड्रोजन इज आल्सो अल्फा एंड दिस हाइड्रोजन इज आल्सो अल्फा। तो जैसे इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, वैसे ही इन दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन का भी डीलोकलाइजेशन में भी इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। तो क्योंकि जिन सिग्मा बॉन्ड्स का डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल है, उन सिग्मा बॉन्ड्स को हमें पार्शियल बनाना होगा। तो इसलिए मैंने तीनों ही सिग्मा बॉन्ड्स को यहाँ पर पार्शियल किया है। और चार्जेस की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन पर तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, इसलिए हाइड्रोजन पर हमने डेल पॉजिटिव चार्ज शो किया है, और रिंग में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि रिंग में नेगेटिव चार्ज कहां पर इंड्यूस हो रहा है? ध्यान देना, ऑर्थो, आगे जब आप इसको डीलोकलाइज करोगे तो नेगेटिव चार्ज पैरा पर आएगा, फिर उसको जब आगे डीलोकलाइज करोगे तो फिर से ऑर्थो पर, तो ऑर्थो एंड पैरा पर डेल नेगेटिव चार्ज। ये तो बात हो गई। देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन इन द कंपाउंड व्हेन एल्काइल ग्रुप CH3 ग्रुप इज अटैच्ड विद बेंजीन रिंग। सेकंड केस में इसमें ले रहा हूं CCl3 ग्रुप। और अब जरा ध्यान देना, अगर यहां पर CCl3 ग्रुप प्रेजेंट है, अगर यहां पर CCl3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या मैं कह सकता हूं, अब इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी टुवर्ड्स हैलोजन। याद करो, -H इफेक्ट, जो -H इफेक्ट वाला केस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल वैसा ही केस होगा। ध्यान देना, मैं आपको बताता हूं। याद करें ये केस, इस केस में इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो डायरेक्शन हमें मिलती है टुवर्ड्स हैलोजन। याद आ रहा है? बिल्कुल ऐसा ही केस यहां पर भी है। इन दिस केस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट विल बी टुवर्ड्स हैलोजन। ये इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की डायरेक्शन हमें मिलेगी। क्या समझ में आ रहा है? और इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो ध्यान देना, ये पाइबॉन्ड्स तो हम एज इट इज शो करेंगे। इस पाइबॉन्ड के यहां पर शिफ्ट होने के साथ में यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। क्लोरीन इज बॉन्डेड विद दिस कार्बन, वन मोर क्लोरीन इज बॉन्डेड विद दिस कार्बन, और इन इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग के साथ में देयर विल बी नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। याद करो, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और इस शिफ्टिंग के साथ में नाउ क्लोरीन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। आ रहा है समझ में? फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इस केस में ये इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा और शिफ्टिंग के साथ में पॉजिटिव चार्ज पैरा पर मिलेगा। फिर वो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज इस पाई के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, फिर आप शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आपको ऑर्थो पर मिलेगा। इस तरह से आप इसके लिए भी पॉसिबल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। और अब आप ध्यान देना, इन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग अगर हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसा होगा? देखो, ये जो सिग्मा बॉन्ड्स जिनका डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट है, ये सब यहां पर हो जाएंगे पार्शियल, और चार्जेस पार्शियल, क्योंकि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, तो ऑल द 3 क्लोरीन्स विल एक्वायर डेल नेगेटिव चार्ज। सभी को पार्शियल बॉन्ड सभी पर चार्ज क्यों शो किया, उसका रीजन समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जैसे ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में, वैसे ये कार्बन हाइड्रोजन और ये कार्बन हाइड्रोजन भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और रिंग पर अगर आप देखेंगे तो इस बार पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, और वो चार्ज कहां पर इंड्यूस हो रहा है? अगेन इट हैज बीन इंड्यूस्ड ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ऑर्थो आगे शिफ्ट करोगे तो पैरा, फिर आगे शिफ्ट करोगे तो ऑर्थो, तो ऑर्थो एंड पैरा पर डेल पॉजिटिव चार्ज। तो ये दो केसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किए, व्हेन CH3 ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन रिंग एंड व्हेन CCl3 ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन रिंग। और अब आप ध्यान देना, इनको आप हाइपर कॉन्जुगेशन कैटेगरी में रखेंगे +H एंड -H में। देखो, +H और -H की अगर बात की जाए तो याद करो, प्लस और माइनस की हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड विड्रॉइंग इफेक्ट के बेसिस पर। रिलीजिंग ग्रुप इज कॉल्ड प्लस ग्रुप एंड विड्रॉइंग ग्रुप इज कॉल्ड माइनस ग्रुप। क्या मैं कह सकता हूं, यहां पर CH3 ग्रुप जो है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है, जबकि CCl3 ग्रुप जो है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम कर रहा है। और इस बेसिस पर अगर बात की जाए तो इस बेसिस पर हम बात कर सकते हैं मिथाइल ग्रुप, दिस अल्काइल ग्रुप इज रिलीजिंग इट्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स बेंजीन रिंग। यहां पर अगर आप देखेंगे तो CH3 ग्रुप क्या कर रहा है, अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स रिंग रिलीज कर रहा है। इट्स रिलीजिंग इफेक्ट विल बी कॉल्ड +H इफेक्ट। यहां पर हम बात कर सकते हैं कि ये जो इफेक्ट होगा यहां पर, ये +H इफेक्ट हो जाएगा।
जबकि CCl3 ग्रुप की अगर बात की जाए तो ध्यान देना CCl3 ग्रुप इज विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिंग, तभी तो रिंग पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है ना, और इसका विड्रॉइंग इफेक्ट क्या होगा यहाँ पर, माइनस H इफेक्ट। सो इट्स विड्रॉइंग इफेक्ट विल बी कॉल्ड माइनस H इफेक्ट। ये कंडीशन आपको मिलेगी, इसका मतलब आप कह सकते हैं when alkyl group is present on ring it will show plus H effect like methyl group, and when CCl3 group is present on ring it will show minus H effect। आया समझ में? और अब आप ध्यान देना, जैसा कि मैंने आपको M इफेक्ट में प्लस M और माइनस M ग्रुप्स के बारे में बताया था, सब कुछ वैसे ही पॉइंट्स यहां भी रहेंगे, केवल M की जगह मैं यहां पर H टर्म यूज करने वाला हूं, मतलब M इफेक्ट मीजोमेरिक इफेक्ट की जगह हम यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट टर्म यूज करेंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही है। कैसे आप देखो, ध्यान देना, प्लस H इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप, प्लस H इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप विल अफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस ऑफ रिंग। आप जरा ध्यान देना, मेटा पोजीशन अब भी न्यूट्रल है, तो ग्रुप का जो H इफेक्ट है वो कौन सी पोजीशंस को अफेक्ट कर रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस को। एंड सिमिलर टू प्लस H, माइनस H इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप इज आल्सो अफेक्टिंग ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ये भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे अफेक्ट कर रहा है। याद करो M इफेक्ट के सिमिलर आप कह सकते हैं सिमिलर टू M इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप, H इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप whether is it plus H or minus H affects ortho and para positions, meta position remains neutral। आप ध्यान देना, मेटा पोजीशन की अगर हम बात करें तो मेटा पोजीशन आपको यहां पर न्यूट्रल मिलेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? मेटा पोजीशन रिमेन्स न्यूट्रल, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? और अब अगर बात की जाए तो ध्यान देना, सिमिलर टू प्लस M, सिमिलर टू प्लस M प्लस H इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर डेल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है। एंड सिमिलर टू माइनस M इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप, माइनस H इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। यहां पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई है। और क्या मैं कह सकता हूं, सिमिलर टू M इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप, H इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप विल अफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस इक्वली। H इफेक्ट कहां पर ज्यादा होगा, ऑर्थो पर या पैरा पर? आंसर है इक्वल, जैसे M इफेक्ट इक्वल होता है, क्योंकि ये भी तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के थ्रू ट्रांसफर होगा ना, जैसा रेजोनेंस में होता है। आप सोचिए, अगर हमने यहाँ पर इस हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में इस ऑर्थो पर अगर मैंने यहाँ पर -1 चार्ज शो किया है, तो आगे जब मैं इसे डीलोकलाइज करूंगा तो पैरा पर चार्ज कितना आएगा, -1 आएगा, उससे ज्यादा आएगा या उससे कम आएगा? आंसर है -1। मतलब जितना चार्ज मैंने ऑर्थो पर शो किया है, आगे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में उतना ही चार्ज मैं पैरा पर भी शो करूंगा, तो ऑर्थो एंड पैरा पर इसका मतलब इफेक्ट क्या होगा, इक्वल होगा। तो सिमिलर टू M इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप, H इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप अफेक्ट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस इक्वली। तो मैंने आपसे क्या कहा था, देखो जो पॉइंट्स मैंने आपको M इफेक्ट में बताए थे, सब कुछ वैसे ही पॉइंट्स H इफेक्ट के लिए भी होंगे, केवल M की जगह टर्म यूज होगी H। तो अल्टीमेटली मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं, H इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप विल अफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, मेटा पोजीशन unaffected, plus H effect of a group will increase electron density on ortho and para positions, while minus H effect of a group will decrease electron density on ortho and para positions. In both the conditions, meta position will remain neutral, and H effect of a group will affect ortho and para positions equally. Clear हो गई बात ये? और अब आप ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन में डिस्कस कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो पॉइंट अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वहां पर मोस्टली स्टूडेंट एरर करते हैं। देखो पॉइंट ऑफ एरर ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को कंसेप्ट पता होने के बावजूद भी वो मिस्टेक कर जाते हैं। तो आप कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ, उन पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से सुनिएगा। आप ध्यान देना, देखो ये हमारे पास 4 एल्काइल ग्रुप्स हैं, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल। और इन ग्रुप्स का अगर मैं बेंजीन रिंग के लिए प्लस H इफेक्ट को कंपेयर करता हूँ, तो बता सकते हैं इनका प्लस H इफेक्ट के लिए ऑर्डर क्या होगा। What is the order of plus H effect of these 4 alkyl groups for benzene ring? The groups are methyl, ethyl, isopropyl and tertiary butyl. ध्यान देना, अगर आप इन 4 ग्रुप्स को प्लस H इफेक्ट के लिए कंपेयर करते हैं, अगर आप इन 4 ग्रुप्स को प्लस H इफेक्ट के लिए कंपेयर करते हैं, तो इनमें H इफेक्ट के लिए कंपैरिजन में जो ऑर्डर आपको मिलेगा वो ऑर्डर आपको ये मिलेगा। This is the order of plus H effect of these groups for benzene ring। बात समझना, प्लस H किसका मैक्सिमम है, मिथाइल ग्रुप का। मिथाइल ग्रुप का प्लस H मैक्सिमम है, जबकि अगर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप की अगर बात की जाए
तो आप कह सकते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल के केस में देयर विल बी नो एच इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल के केस में आप कह सकते हैं देयर विल बी नो एच इफेक्ट। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि आप देखो, when methyl group is present on ring it will provide 3 alpha hydrogens for hyperconjugation। आप सोचिए, जब यहां पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें हाइपरकॉन्जुगेशन के लिए कितने अल्फा हाइड्रोजन मिले? 3, 1 2 3। लेकिन अगर बात की जाए मिथाइल की जगह आप इथाइल ग्रुप लेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप मिथाइल ग्रुप की जगह यहां पर इथाइल ग्रुप लेते हैं तो इथाइल ग्रुप में यहां पर एक हाइड्रोजन की जगह CH3 ग्रुप आ जाएगा, और अगर हाइड्रोजन की जगह यहां पर CH3 ग्रुप हुआ तो फिर तो उस केस में ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन्स विल बी अवेलेबल फॉर हाइपरकॉन्जुगेशन। और आइसोप्रोपाइल के केस में तो आप कह सकते हैं देयर विल बी ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर हाइपरकॉन्जुगेशन। और टर्शियरी ब्यूटाइल के केस में आप सोचिए, अगर आप टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप यहां पर अटैच करते हैं तो इन 3 हाइड्रोजन की जगह यहां पर हो जाएंगे 3 मिथाइल ग्रुप्स। उस केस में आप कह सकते हैं देयर विल बी नो हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर हाइपरकॉन्जुगेशन। इसका मतलब मैक्सिमम एच इफेक्ट आपको किस केस में मिलेगा? when methyl group is present on ring and there will be no H effect when tertiary butyl group is present on ring। आया समझ में? तो इनका प्लस H इफेक्ट के लिए जो ऑर्डर आपको मिलता है वो ये ऑर्डर मिलता है डिक्रीजिंग। और अगर मैं इन्हीं ग्रुप्स को रिंग के लिए प्लस आई के लिए कंपेयर करूं तो, क्योंकि अल्काइल ग्रुप तो प्लस आई भी शो करता है, देखो प्लस आई के लिए अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि याद करो प्लस आई इफेक्ट तो अल्काइल ग्रुप में हमने डिस्कस किया है। विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एन अल्काइल ग्रुप इट्स प्लस आई इफेक्ट फॉर द सिस्टम इंक्रीजेस। तो इन ग्रुप्स को अगर आप प्लस आई के लिए कंपेयर करोगे तो इनका हमारे पास प्लस आई के लिए ऑर्डर ये होता है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ दीज 4 अल्काइल ग्रुप्स। अब आप ध्यान देना, इसका मतलब अगर मैं प्लस एच के रेस्पेक्ट में बात करूं तो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट कौन शो कर रहा है? मिथाइल। लेकिन अगर मैं प्लस आई के रेस्पेक्ट में बात करूं तो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट कौन शो कर रहा है? टर्शियरी ब्यूटाइल। क्वेश्चन है इफेक्ट कौन सा होगा, प्लस आई या प्लस एच? आंसर है दोनों, इफेक्ट तो दोनों ऑपरेट होंगे। तो अब पॉइंट ये आता है कि अगर दोनों इफेक्ट ऑपरेट होंगे तो मैं दोनों के, अगर मैं नेट कंबाइंड इफेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर मैं दोनों के नेट इफेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर को कंपेयर करूं, अगर मैं प्लस एच और प्लस आई दोनों को काउंट करते हुए इन 4 ग्रुप्स का इलेक्ट्रॉन, इन 4 ग्रुप्स को अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्ट्रेंथ के लिए कंपेयर करता हूं तो क्या बता सकते हैं विच विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप फॉर बेंजीन रिंग व्हेन कंसीडरिंग बोथ, बाय कंसीडरिंग बोथ प्लस एच एंड प्लस आई। अगर मैं इन ग्रुप्स के प्लस एच और प्लस आई दोनों को कंपेयर करूं तो क्या आप बता सकते हैं कि इन 4 ग्रुप्स में से स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट कौन शो करेगा? आंसर है मिथाइल। क्योंकि अगर मैं बात करूं प्लस एच और प्लस आई में तो डोमिनेटिंग कौन है? प्लस एच और प्लस आई में डोमिनेट कौन करता है? प्लस एच। क्योंकि प्लस एच इफेक्ट डोमिनेट करता है तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि प्लस एच इफेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस एच इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करेगा वो मिथाइल शो करेगा। इसका मतलब इस केस में अगर हम बात करें तो द ओवरऑल ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ दीज ग्रुप्स फॉर बेंजीन रिंग विल बी इन दिस ऑर्डर। ये हमारे पास इसका फाइनल ऑर्डर आएगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब when methyl group is present on ring and when ethyl group is present on ring which will show stronger electron releasing effect for the ring, मिथाइल और इथाइल? आंसर है मिथाइल। जबकि स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट को लगता है कि इथाइल ग्रुप का रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा होगा मिथाइल के कंपैरिजन में रिंग पर। और ऐसा क्यों लगता है, समझ में आ रहा है? क्योंकि स्टूडेंट उस केस में क्या करते हैं, केवल इंडक्टिव इफेक्ट काउंट कर रहे होते हैं। जबकि अब ये आपको पता होना चाहिए, मिस्टेक नहीं करना, when alkyl group is present on ring, when alkyl group is present on ring, it will have 2 effects for the ring. Which 2 effects? Plus I and plus H. और पहले आपको कंपैरिजन किस बेसिस पर करना है? प्लस एच के बेसिस पर, क्योंकि प्लस एच स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है प्लस आई के कंपैरिजन में। आया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अल्काइल ग्रुप का रिंग के लिए प्लस एच काउंट नहीं किया तो आपका आंसर ही उल्टा हो जाएगा, आंसर रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ओनली प्लस आई कंसिडर करोगे तो फिर तो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट आप किसका लोगे? टर्शियरी ब्यूटाइल का। जबकि प्लस आई और प्लस एच दोनों के अगर मैं नेट इफेक्ट की बात करूं तो नेट इफेक्ट में तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप का जो रिलीजिंग इफेक्ट है वो सबसे कम है, मिथाइल ग्रुप का रिलीजिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। और ऐसा ही कंपैरिजन CH3 और CD3 में भी आता है। देखो CH3 और CD3 को अगर आप कंपेयर करें फॉर प्लस एच,
तो क्या मैं बात कर सकता हूं प्लस H इफेक्ट ऑफ CH3 इज मोर देन CD3, ऐसा हमने डिस्कस किया है क्योंकि CH बॉन्ड और CD बॉन्ड में CD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड। CD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन लेस इफेक्टिव होता है, इसलिए CD3 का प्लस H CH3 से कम होता है। लेकिन अगर आप प्लस I के लिए इन दो ग्रुप्स को कंपेयर करो तो ये भी हमने इंडक्टिव में डिस्कस किया है, प्लस I इफेक्ट ऑफ CD3 प्लस I इफेक्ट ऑफ CD3 इज मोर देन CH3। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? और अब अगर मैं बात करूं नेट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर, तो अगर मैं इन दोनों को नेट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर के लिए कंपेयर करता हूं तो रिंग के लिए किसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, CH3 का CD3 का? तो यहां पर क्योंकि प्लस I और प्लस H में डोमिनेटिंग इफेक्ट प्लस H है और प्लस H तो CH3 का ज्यादा है, इसका मतलब ओवरऑल CH3 विल बी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एज कंपेयर टू CD3 व्हेन अटैच्ड विद बेंजीन रिंग। तो यहां पर CH3 का नेट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर CD3 से ज्यादा होगी जब ये रिंग पर अटैच्ड है। आया समझ में? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन मैंने आपके सामने रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन फॉर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स व्हेन अटैच्ड विद बेंजीन रिंग। आया समझ में? दिस इज एप्लीकेशन नंबर 4। और अब हाइपर कॉन्जुगेशन वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और इसका मैं आपको एप्लीकेशन में कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है। और इन ग्रुप्स का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट रिंग पर क्या होगा वो प्लस I और प्लस H दोनों को कंसीडर करते हुए आपको आंसर देना है। मिस्टेक नहीं करना। स्टूडेंट क्या करते हैं, केवल प्लस I कंसीडर करके आंसर देते हैं और इसी वजह से आपके आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, देखो एक क्वेश्चन पर इसकी एप्लीकेशन समझाता हूं, आप ध्यान देना। जैसे ये 4 कार्बोकेटायंस आपको गिवन है और इन कार्बोकेटायंस का आपको स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। ध्यान दें, पॉइंट ऑफ डिफरेंस में ये ग्रुप हमारे पास यहां पर अवेलेबल है। देखो ये ग्रुप्स यहां पर हैं। चलिए इन ग्रुप्स का इफेक्ट हम देखते हैं। When CH3 group is present on benzene ring, it will have two effects for the benzene ring, plus I and plus H। ध्यान देना, इस मिथाइल ग्रुप के यहां पर हमें दो इफेक्ट काउंट करने होंगे, प्लस H एंड प्लस I। क्या बात क्लियर हो रही है? This CD3 group is present on ring and it will show plus I effect for this carbocation। यहां पर इस कार्बोकेटायन के लिए मैं इस CD3 का केवल और केवल प्लस I काउंट कर रहा हूं। क्वेश्चन में मैंने इस कार्बोकेटायन के लिए इसका प्लस H काउंट क्यों नहीं किया है? जरा देखो, मेटा पोजीशन है। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, अल्काइल ग्रुप रिंग की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस को अफेक्ट करेगा। तो देखो, ये अगर इस रिंग की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस को अफेक्ट करेगा तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस तो ये हैं, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस तो ये हैं, तो ये प्लस H तो शो करेगा, लेकिन इसका प्लस H रिंग की कौन सी पोजीशंस को अफेक्ट करेगा? इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस है वो, और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस ये हैं। जबकि हमारा कार्बोकेटायन कौन सी पोजीशन पर बैठा हुआ है? वो मेटा पोजीशन पर बैठा हुआ है। मतलब इसका प्लस H इस मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमने यहां पर केवल इसका प्लस I काउंट किया है। ये बात समझ में आ रही है? और अब आप ध्यान देना, इस केस में अगर बात की जाए तो अगेन plus I effect will be considered for carbocation because again it is meta position। यहां पर फिर से पैरा पोजीशन है, यहां पर हमें फिर से प्लस H और प्लस I को काउंट करना होगा। क्या बात समझ में आ रही है? और अब आप ध्यान देना, देखो प्लस H और प्लस I में डोमिनेटिंग इज प्लस H। तो क्या मैं कह सकता हूं, इसका मतलब रिलीजिंग इफेक्ट इज स्ट्रॉन्ग इन फर्स्ट एंड फोर्थ एज कंपेयर टू इन सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि सेकेंड एंड थर्ड में तो ओनली प्लस I है, जबकि फर्स्ट एंड फोर्थ में प्लस H भी है। तो फिर तो जहां प्लस इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, या तो प्लस के लिए प्लस अच्छा होता है, तो जहां प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा वहां कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हमें ज्यादा मिलेगी। मतलब एक बात तो कंफर्म है, देखो ये बात तो कंफर्म है कि फर्स्ट एंड फोर्थ आर मोर स्टेबल देन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड से फर्स्ट एंड फोर्थ ज्यादा स्टेबल होंगे। ये बात समझ में आ गई? चलिए, फर्स्ट एंड फोर्थ में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? तो आप ध्यान देना, फर्स्ट एंड फोर्थ में अगर मैं प्लस H को कंपेयर करूं, फर्स्ट एंड फोर्थ में अगर मैं प्लस H को कंपेयर करूं तो CH3 का प्लस H ज्यादा होता है CD3 से। पढ़ा हमने, CH बॉन्ड वीक होता है CD बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो प्लस H इफेक्ट ऑफ CH3 इज मोर
while plus H effect of CD3 is less। इसका मतलब फर्स्ट में जो प्लस इफेक्ट है वो 4 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और प्लस इफेक्ट जितना स्ट्रॉन्ग होगा केटाइन के लिए उतना ज्यादा स्टेबलाइजिंग होगा, क्योंकि प्लस के लिए प्लस इफेक्ट अच्छा है। तो फिर तो यहां पर हम बात कर सकते हैं फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन फोर्थ। आ रहा है समझ में? और अब अगर बात की जाए सेकेंड एंड थर्ड की, तो ध्यान देना सेकेंड एंड थर्ड में दोनों में प्लस आई इफेक्ट है, और अगर आप इनको प्लस आई के लिए कंपेयर करें तो क्या मैं कह सकता हूं प्लस आई इफेक्ट ऑफ CD3 इज मोर एज कंपेयर टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3। इंडक्टिव में CD3 आ गए और हाइपर कॉन्जुगेशन में CH3 आ गए, तो इसका प्लस आई ज्यादा है, और जिसका प्लस आई ज्यादा होगा ज्यादा स्टेबल होगा। तो फिर तो यहां पर हम कह सकते हैं सेकेंड विल बी मोर स्टेबल देन थर्ड। So overall stability order of these 4 carpetanes will be in the order 1, 4, 2, 3. So this is how we can compare stability of carpetanes on the basis of hyperconjugation of alkyl groups when attached with benzene free। आया समझ में? इस तरह से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। अब मैं इस पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, जो क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है। इन 4 कंपाउंड्स का आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। यू हैव टू कंपेयर देयर Ka वैल्यू। Ka वैल्यू मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कंपेयर बेस स्ट्रेंथ ऑफ दीस कंपाउंड्स। Kb वैल्यू को कंपेयर करना है, मतलब इन 4 कंपाउंड्स की आपको बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। इन दिस केस यू हैव टू कंपेयर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ। ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इनकी बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करना है। ऐसा करते हैं, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं अल्फा, बीटा एंड गामा। इन 3 बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 कंपाउंड्स आपको गिवन है एंड यू हैव टू कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ दीज 4 कंपाउंड्स। रिएक्टिविटी ऑफ दीज 4 कंपाउंड्स फॉर ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन 4 कंपाउंड्स की आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी कंपेयर करना है। और इस क्वेश्चन में अगेन यू हैव टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ दीज 3 कार्बोटेंस। इन कार्बोटेंस का आपको स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। तो ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको आगे दूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी के साथ में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन वाला पार्ट फिनिश कर दिया है, और अब GOC1 में केवल और केवल एक इफेक्ट हमारा बचता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्योंकि इंडक्टिव हम कंप्लीट कर चुके हैं, रेजोनेंस हमने कंप्लीट कर लिया है, और हाइपर कॉन्जुगेशन आज हमने कंप्लीट कर लिया है। बस अब हमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डिस्कस करना है, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का ओनली 15-20 मिनट्स का पार्ट है। बस वो कंप्लीट करने के साथ में हमारा GOC1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में बस हम स्टार्ट करेंगे GOC2। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट है GOC2। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखो ई इफेक्ट की अगर बात की जाए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की, तो इसके लिए पहले तो जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो एक बार आप समझ लें। एक तो हम बात करेंगे इसमें इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ध्यान देना, देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की अगर बात की जाए तो इस केस में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है, कंप्लीट शिफ्टिंग होती है। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि shifting of pi electrons is not itself, it is under the influence of attacking reagent। सेकेंड हम बात करेंगे इसमें it is a temporary effect। ध्यान देना, इससे पहले जो हमने 3 इफेक्ट्स डिस्कस किए, इंडक्टिव, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, उन 3 इफेक्ट्स की अगर बात की जाए तो दे आर परमानेंट इफेक्ट, while इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्पररी इफेक्ट एंड इट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपसे कहा कि ये इफेक्ट इटसेल्फ नहीं होगा, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। मतलब इसका होना और ना होना ये अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड करेगा, इसीलिए हम इसे टेम्पररी इफेक्ट कहते हैं। जबकि आप देखो रेजोनेंस, इंडक्टिव या हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए किसी अटैकिंग रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहां पर हम बात करते हैं कि जो इफेक्ट होता है वो इटसेल्फ है। जैसे इंडक्टिव में अगर हम बात करें तो वहां पर EN डिफरेंस के बेसिस पर हम बात करते हैं। रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में अगर बात की जाए तो वहां पर ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। देखो आप सोचिए, अगर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है तो इफेक्ट होगा, अगर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है तो वो इफेक्ट हो जाएगा,
उसके लिए किसी अटैकिंग रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि यहां पर अगर बात की जाए तो ये अटैकिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। कंपाउंड में इफेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा रिएजेंट पर। अगर रिएजेंट की प्रेजेंस है तो उसके इन्फ्लुएंस में इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप रिएजेंट को हटा दें तो फिर वो इफेक्ट आपको कंपाउंड में नहीं मिलेगा। मतलब ये एक परमानेंट इफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल में या तो परमानेंटली रहेगा या नहीं रहेगा, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा अटैकिंग रिएजेंट पे। इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेम्परेरी इफेक्ट। फिर इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ई इफेक्ट की। देखो टाइप्स ऑफ ई इफेक्ट में अगर बात की जाए तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ई इफेक्ट, प्लस ई एंड माइनस ई। प्लस ई व्हेन अटैकिंग रिएजेंट अटैक्स ऑन द एटम व्हिच इज गेनिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर अटैकिंग रिएजेंट उस एटम पर अटैक करे जो पाई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, if attacking reagent attacks on the atom which is gaining pi electrons, it is called plus E effect. But if attacking reagent attacks on the atom which is losing pi electrons, it is called minus E effect. अब ये पॉइंट्स मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से समझाता हूं, आपको अच्छे से क्लियर होंगे, आप ध्यान देना। देखो हमारे पास सपोज ये कंपाउंड है जिसमें एक मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है ए और बी एटम्स के बीच में। और ध्यान देना, ऐसा हम मान लेते हैं सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए। ये हम मान लेते हैं कि जो बी की ईएन है वो ए से ज्यादा है। अब एक बात ध्यान देना, अगर ए और बी में ईएन डिफरेंस है तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो ईएन डिफरेंस के बेसिस पर देयर विल बी शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, देन वी कैन से द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी पार्शियली मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स बी। होगा ऐसा? अब आप ध्यान देना, देखो क्योंकि यहां पर ईएन डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं तो ईएन डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन्स विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अच्छा बता सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होगी ईएन डिफरेंस के बेसिस पर, ईएन डिफरेंस के बेसिस पर जो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी वो कंप्लीट होगी या पार्शियल होगी? आंसर है पार्शियल, क्योंकि ईएन डिफरेंस में तो हम ये कहते हैं ना कि इफ टू एटम्स हैविंग डिफरेंट ईएन आर बॉन्डेड विद ईच अदर, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड will be partially shifted towards more electronegative atom. ये तो हम कहते हैं कि there will be partial shifting of electrons due to EN difference. तो ऐसे में हम बात कर सकते हैं कि the pi electron cloud will be partially shifted towards B since B is more electronegative than A. So in this case, due to partial shifting of pi electron cloud towards B, B will acquire del negative charge and A will acquire del positive charge. होगा ऐसा? अब एक बात मुझे बताएं कि हम ये कहते हैं कि यहाँ पर सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग होगी टुवर्ड्स बी क्योंकि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये शिफ्टिंग पार्शियल क्यों होती है? ईएन डिफरेंस में शिफ्टिंग पार्शियल क्यों होती है, कंप्लीट क्यों नहीं? ये क्या रीजन है? एक पॉइंट तो ये आता है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो शिफ्टिंग है इसमें जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, हमने कहा बी पर डेल नेगेटिव चार्ज और ए पर डेल पॉजिटिव चार्ज, तो पार्शियल चार्ज क्यों? देखो शिफ्टिंग अगर पार्शियल है तो हम कह सकते हैं चार्ज तो पार्शियल आएंगे, अगर शिफ्टिंग कंप्लीट होती तो चार्ज कंप्लीट होते। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास ये है कि भाई पार्शियल चार्ज क्यों? क्योंकि शिफ्टिंग पार्शियल है। लेकिन क्वेश्चन है कि शिफ्टिंग पार्शियल क्यों है, उसका क्या रीजन है, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। आप ध्यान देना, देखो बी और ए में अगर हम ये कह रहे हैं कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो इट इज कंपैरिजन व्हेन बोथ ए एंड बी आर न्यूट्रल। जब ए और बी दोनों न्यूट्रल हैं तो उस कंडीशन में हम कंपैरिजन में कह रहे हैं कि जो बी की ईएन है वो ए से ज्यादा है। आप ध्यान देना, B is more electronegative than A and it is comparison of EN between B and A when both the atoms are neutral. अब आप देखो EN डिफरेंस में जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होना स्टार्ट होंगे टुवर्ड्स B, तो हमने कहा B will acquire del negative charge, क्योंकि शिफ्टिंग अगर टुवर्ड्स B है तो it is like B is gaining electron and A is losing electron. If shifting of electron cloud is towards B, that is more electronegative atom, that means it is acquiring electron and it is away from A, that means A is losing electron. तो फिर तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग स्टार्ट होगी EN डिफरेंस के बेसिस पर B will acquire del negative charge and A will acquire del positive charge. और अब आप ध्यान देना, देखो B की EN A से ज्यादा है, लेकिन ये कंपैरिजन तब है जब B और A दोनों न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही B पर del negative charge इंड्यूस होगा, क्या मैं कह सकता हूँ इसकी EN डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, और पैरेलल में A पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा तो इसकी EN बढ़ना स्टार्ट होगी। क्योंकि आप सोचिए अगर किसी न्यूट्रल एटम पर चार्ज इंड्यूस होता है
मेरे स्टेटमेंट पर ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. इफ एनी चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन न्यूट्रल एटम, whether is it positive or negative charge, it will affect its En. एक न्यूट्रल एटम पर अगर चार्ज इंड्यूस होगा तो डेफिनेटली इसकी En अफेक्ट होगी. कैसे, जरा आप देखो. देखो आप ध्यान देना, मान लेते हैं हमारे पास एक न्यूट्रल एटम ए है, एक न्यूट्रल एटम ए है, एंड वॉट एवर इज द En ऑफ दिस एटम ए. Whatever is En of this A. अब आप ध्यान दें, देखो अगर इस A पर डेल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, मान लेते हैं किसी भी रीजन से इस A पर अगर डेल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, तो क्या ये चार्ज इस A की En को अफेक्ट करेगा? यस, ये डेफिनेटली इस A की En को अफेक्ट करेगा. क्यों? क्योंकि अगर A यहां पर डेल पॉजिटिव बना तो डेल पॉजिटिव का मतलब तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही ए पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी अगर बढ़ी तो मतलब En बढ़ जाएगी. तो यहां पर हम कह सकते हैं, देखो वॉट एवर इज द En ऑफ दिस ए, इस ए की जो भी En है, यहां पर अब डेल पॉजिटिवली चार्ज ए की इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन चुका है. मतलब इस केस में आप कह सकते हैं En विल इंक्रीज, यहां पर En इंक्रीज हो जाएगी. और आप ध्यान दें, अगर इस ए पर किसी भी रीजन से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, अगर ए पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, तो अब आप देखो इसके कंपैरिजन में अब आप कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंस है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंस है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी. इवन आप कह सकते हैं इसमें तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की टेंडेंसी होगी. तो अगर इसमें हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो इसका मतलब यहां पर आप कह सकते हैं कि En विल डिक्रीज. क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एक बात तो क्लियर है, देखो कि अगर किसी न्यूट्रल एटम पर, अगर किसी न्यूट्रल एटम पर चार्ज इंड्यूस होता है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर इंड्यूस हुआ तो दैट विल इंक्रीज इट्स En, और अगर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ तो दैट विल डिक्रीज इट्स En. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको मैं ऐसा करता हूं, पॉजिटिव की जगह कंप्लीट चार्ज ले लेता हूं. यहां पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं और यहां पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं. पार्शियल भी ले सकते हैं, बस उसमें ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और रिलीजिंग के बेसिस पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं. तो मैंने चार्ज इसमें कंप्लीट ले लिया है. आप सोचिए एक न्यूट्रल एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ तो डेफिनेटली इसकी En बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी. और अगर किसी न्यूट्रल एटम पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ तो इसकी En कम हो जाएगी, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन डेंस हो चुका है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी. इसका मतलब एक बात तो पक्का है कि एक न्यूट्रल एटम पर अगर चार्ज इंड्यूस होता है तो इट विल अफेक्ट इट्स En. और अब आप ध्यान दीजिएगा, हमने कहा B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, बट फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस कंपैरिजन इज ओनली व्हेन बोथ आर न्यूट्रल. जब A और B दोनों न्यूट्रल हैं तो हमने कहा B की En A से ज्यादा है. लेकिन अब आप सोचिए, जैसे ही B पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग स्टार्ट हुई En डिफरेंस में, तो B पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा. जैसे ही B पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसकी En कम होना स्टार्ट होगी, और पैरेलल में A पर डेल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा तो इसकी En बढ़ना स्टार्ट होगी. और जब ये En कम हो रही है, ये En बढ़ रही है, और जब दोनों की En इक्वल हो जाएगी, वहां पर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग रुक जाएगी. ये रीजन है कि En डिफरेंस में शिफ्टिंग जो होती है वो पार्शियल शिफ्टिंग होती है. इस कंसेप्ट को समझ लेना, क्योंकि इस कंसेप्ट का यूज रिएक्शंस में, जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट यूनिट रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2, वहां पर काफी यूज आएगा. तो ध्यान देना, B की En A से ज्यादा है, लेकिन ये तब जब B और A दोनों न्यूट्रल है. लेकिन En डिफरेंस में जैसे ही इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स B स्टार्ट होगी, B पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने के साथ में इसकी En कम होगी, और पैरेलल में A पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसकी En बढ़ेगी. और जब दोनों की En इक्वल हो जाएगी, वहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग रुक जाएगी. मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर इस A और B में चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, तो एक स्टेज यहां पर ऐसी आ चुकी है कि A और B दोनों की En इक्वल हो चुकी है, और अब यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग रुक चुकी है, स्टॉप हो चुकी है.
इसीलिए हम कहते हैं कि ईएन डिफरेंस में शिफ्टिंग जो हुई है वो पार्शियल हुई है। अब आप ध्यान देना, देखो अब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को यहाँ पर रिलेट कर रहा हूँ, सुनिएगा इस बात को। मैं चाहता हूँ कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग यहाँ पर रुके ना, मैं चाहता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग यहाँ पर रुके ना, ये शिफ्टिंग आगे कंटिन्यू हो जाए। तो ऐसा कब हो सकता है? देखो अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग यहाँ पर रुके ना, ये आगे कंटिन्यू हो जाए, तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब ए और बी में ईएन डिफरेंस आ जाए। क्योंकि अभी तो आप कह सकते हैं इन चार्जेस के साथ में दोनों की ईएन इक्वल हो चुकी है। तो अगर हम इन दोनों की ईएन में डिफरेंस क्रिएट कर दें तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग जो रुकी हुई है वो आगे कंटिन्यू हो जाएगी। तो क्वेश्चन है हम डिफरेंस कैसे क्रिएट करें? तो बताओ, ईएन डिफरेंस तो था ना, ईएन डिफरेंस तो था, तो ईएन इक्वल क्यों हो गई? चार्जेस इंड्यूस होने की वजह से। क्योंकि बी पर डेल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ तो उसकी कुछ ईएन कम हुई, ए पर डेल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ तो उसकी ईएन कुछ बढ़ी, और दोनों की ईएन इक्वल हो गई। अगर आप चाहते हैं कि ईएन में फिर से डिफरेंस आ जाए तो ये डिफरेंस तभी आ सकता है जब आप इनके चार्ज को डिस्टर्ब करेंगे। कैसे? आप देखो, आप ध्यान देना, अगर मैं इस बी के नेगेटिव चार्ज को यहां से कम कर दूं, ध्यान देना, अगर मैं इस बी के नेगेटिव चार्ज को कम कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूं जैसे ही मैं नेगेटिव चार्ज को कम करूंगा वापस ईएन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। या फिर अगर मैं ए के पॉजिटिव चार्ज को कम कर दूं तो जैसे ही मैं पॉजिटिव चार्ज को कम करूंगा ईएन कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो, अभी वो स्टेज है जहां पर दोनों की ईएन इक्वल है, बी पर डेल नेगेटिव चार्ज, ए पर डेल पॉजिटिव चार्ज है। अब आप सोचिए, अगर मैं बी के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दूं, इस डेल नेगेटिव को यहां पर न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर दूं, तो इसकी ईएन फिर से बढ़ जाएगी और ईएन बढ़ते ही ए और बी में फिर से ईएन डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। या फिर मेरे पास ऑप्शन ये भी है कि ए पर डेल पॉजिटिव चार्ज है, बी पर डेल नेगेटिव चार्ज है, दोनों की ईएन बराबर है। अगर मैं ए के डेल पॉजिटिव चार्ज को कम कर दूं तो इसकी ईएन फिर से कम हो जाएगी, फिर से ए और बी में ईएन डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही ए और बी में ईएन डिफरेंस क्रिएट होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग यहां पर रुकी हुई है ये आगे कंटिन्यू हो जाएगी। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है? मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग है जो अभी रुक चुकी है, क्यों रुक चुकी है? दोनों की ईएन बराबर हो चुकी है। अगर मैं चाहता हूं कि ये आगे कंटिन्यू हो जाए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो बी के नेगेटिव चार्ज को कम करना पड़ेगा या ए के पॉजिटिव चार्ज को कम करना पड़ेगा। क्वेश्चन है चार्ज कैसे कम करें? आसान है। देखो, अगर आपको ए के पॉजिटिव चार्ज को कम करना है तो इसके कांटेक्ट में किसी इलेक्ट्रॉन डोनर को लाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जैसे ही ए को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। और अगर आपके बी के नेगेटिव चार्ज को कम करना है तो आपको इसके कांटेक्ट में किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को लाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा? बी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इसके नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। इसका मतलब अगर आपको इनके चार्ज को डिस्टर्ब करना है तो या तो इस कंपाउंड के कांटेक्ट में आपको इलेक्ट्रॉन डोनर लाना पड़ेगा या इस कंपाउंड के कांटेक्ट में आपको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लाना पड़ेगा। और ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन डोनर इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। मतलब इन शॉर्ट, अगर इस मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग रुकी हुई है वो आगे कंटिन्यू हो जाएगी। कैसे? जरा आप देखो, देखो अगर इनके कांटेक्ट में न्यूक्लियोफाइल आ जाए, अगर इनके कांटेक्ट में न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इनके कांटेक्ट में आएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल इज दैट रिएजेंट व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो ध्यान देना, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। तो जैसे ही इस डेफिशिएंट एटम ए के कांटेक्ट में आएगा, ये इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा, एफ फॉर फॉर्मेशन। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा। और देखो, जैसे ही इसने इसको इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट किया, इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा, जैसे ही इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा ए और बी में फिर से ईएन डिफरेंस आ जाएगा, और जैसे ही ईएन डिफरेंस आएगा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग यहां पर आगे कंटिन्यू हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? और आप सोचिए, अगर ये प्रोसेस इस तरह से कंटिन्यूअसली होता रहे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर लगातार कंटिन्यूअसली अगर शिफ्ट होते रहे तो फिर तो एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड 100% टुवर्ड्स बी ट्रांसफर हो जाएगा। तब आप कह सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा। और उस कंडीशन में किस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा? देखो, देखो इस न्यूक्लियोफाइल का एक ही साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। यहां पर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज्ड है, और जैसा कि हम कहते हैं कि नेगेटिवली चार्ज्ड एटम जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो जाता है न्यूट्रल। और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर कंटिन्यूअसली बी पर शिफ्ट होते रहेंगे तो फिर तो एक स्टेज ऐसी आएगी
जब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड 100% बी पर ट्रांसफर हो जाएंगे तो बी पर फिर यहां पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब आप कह सकते हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग पहले पार्शियल थी, पार्शियल क्यों थी? ईएन डिफरेंस की वजह से, लेकिन जैसे ही ईएन इक्वल हुई तो वो शिफ्टिंग रुक चुकी थी। उसको फिर हम आगे हमने कंटिन्यू किया किसके हेल्प से? इस अटैकिंग रिएजेंट की हेल्प से। और एक ऑप्शन ये भी है कि अगर इस मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, अगर इस मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल आ जाए तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? देखो, दोज रिएजेंट विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। तो क्या होगा? देखो, ये इस बी नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा। और देखो, जैसे ये बी से इलेक्ट्रॉन लेगा, बी का नेगेटिव चार्ज कम होगा। जैसे ही बी का नेगेटिव चार्ज कम होगा, इसकी ईएन फिर से बढ़ जाएगी और फिर से ए और बी में ईएन डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और ईएन डिफरेंस क्रिएट होते ही ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग आगे कंटिन्यू हो जाएगी। और ये प्रोसेस अगर हुआ तो इस प्रोसेस में क्या होगा? देखो, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंटिन्यूअसली शिफ्ट होता रहेगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका होगा तो देयर विल बी नो पाई बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी। और ऐसे में ए अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ए पर आ जाएगा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज और बी से इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बना लिया। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो जब पॉजिटिवली चार्ज एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो हो जाएगा न्यूट्रल। आया समझ में? तो अल्टीमेटली हमने क्या किया? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल को इस मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में ला करके हमने ए और बी में फिर से ईएन डिफरेंस को क्रिएट किया। और जैसे ही ईएन डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग पहले पार्शियल होकर रुक गई थी वो आगे कंटिन्यू हो गई और अल्टीमेटली ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंप्लीटली शिफ्ट हुआ है। और अब आप कह सकते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स में आप कह सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका है। और ये शिफ्ट कैसे हुआ? क्या ये शिफ्ट अपने आप हुआ? नो, इट इज ऑन अटैक ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, या कह सकते हैं इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। और इसी इफेक्ट को हमने नेम दिया है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सो दिस इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देयर इज कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। इट इज कॉल्ड ई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और अब आप सोचिए, क्या ये रिएजेंट अगर यहां से मैं हटा दूं तो क्या ये इफेक्ट होगा? नहीं होगा। इसका मतलब अगर ये रिएजेंट है तो ये इफेक्ट होगा, नहीं है तो नहीं होगा। इसका मतलब इसका होना ना होना अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस और एब्सेंस पे डिपेंड करता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी इफेक्ट। एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, प्लस ई और माइनस ई। इन एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान देना। देखो, प्लस ई के लिए हमने लिखा है व्हेन अटैकिंग रिएजेंट अटैक्स ऑन एटम व्हिच इज गेनिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है? बी। और बी अगर पाई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो जब अटैकिंग रिएजेंट उस एटम पर अटैक करे जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट। तो इसे तो हम नेम देंगे प्लस ई इफेक्ट। और ध्यान देना, when attacking reagent attacks on atom which is losing pi electron। आप जरा सोचिए, ये जो अटैकिंग रिएजेंट है न्यूक्लियोफाइल, ये जो अटैकिंग रिएजेंट है न्यूक्लियोफाइल, ये कहां अटैक कर रहा है? उस एटम पर अटैक कर रहा है जो पाई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, या उस एटम पर अटैक कर रहा है जो पाई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? तो ये तो ए पर अटैक कर रहा है ना। और ए क्या है? लूजर या गेनर? लूजर। ए इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो अगर अटैकिंग रिएजेंट वहां अटैक करे जो पाई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड माइनस ई इफेक्ट। इसका मतलब ये आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना इज एन एग्जांपल ऑफ प्लस ई इफेक्ट और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना इज एन एग्जांपल ऑफ माइनस ई इफेक्ट। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का कंसेप्ट है। अब देखो, इसकी एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो इसकी एप्लीकेशन तो आप ऐसा समझ लो कि रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में जो हम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, एडिशन रिएक्शंस, वो सारी एडिशन रिएक्शंस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की एग्जांपल है। तो इसकी एप्लीकेशन यहां नहीं, इसकी एप्लीकेशन आपको मिलेगी रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में। तो ये बस इतना सा मुझे आपको इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको एक्सप्लेन करना था। बाकी इसकी एप्लीकेशन तो पार्ट 2 में आपको हर एडिशन रिएक्शन पर मिलने वाली है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1। आज हमने रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट मैंने आपको दिए हुए पहले एरोमेटिक वाले पार्ट में, वो मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। सो दिस इज अबाउट रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1। अब आप इस पर बेस्ड मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आप कंप्लीट करें और जो डीपीपी है वो आप कंप्लीट करें। जो असाइनमेंट मैंने आपको दिए हुए हैं उनके आंसर्स मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। थैंक यू एवरीवन।